एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट अपन फ्रेनेल का द्विप्रिज्म जिसकी सहायता से दो कला संबद्ध स्रोतों को प्राप्त किया जा सकता है और दो कला संबद्ध स्रोतों की सहायता से व्यतिकरण की घटना को प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेनेल द्विप्रिज्म होता क्या है, इसकी संरचना क्या होती है, सबसे पहले इसके बारे में अपन देखें। तो यहाँ पर फ्रेनेल द्विप्रिज्म नाम से स्पष्ट हो रहा है कि दो प्रिज्मों को जोड़कर फ्रेनेल का द्विप्रिज्म बनाया गया है। दो प्रिज्म जिनके आधारों को एक दूसरे के ऊपर जोड़कर इस प्रकार बनाया गया है कि इनके जो अपवर्तन कोण है वो बहुत कम होने चाहिए। लगभग इनके अपवर्तन कोण का जो मान है वो लगभग आधा डिग्री अर्थात 30 मिनट का कोण कह सकते हैं। तो फ्रेनेल द्विप्रिज्म में दो प्रिज्मों को आधारों पर जोड़कर बनाया जाता है, या फिर वास्तविकता में ये कह सकते हैं कि किसी कांच की प्लेट को इस प्रकार घिसा जाता है कि उसके आधार प्रिज्म के समान संरचना में प्राप्त हो जाए। तो उस व्यवस्था को अपन फ्रेनेल का द्विप्रिज्म कह सकते हैं। और फ्रेनेल के द्विप्रिज्म का उपयोग है दो कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करके उनकी सहायता से व्यतिकरण की घटना को प्राप्त करना। तो व्यतिकरण की घटना को प्राप्त करने के लिए अपन इसका उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी संरचना का विवरण मैंने दिया। तो यहाँ पर इसमें दो प्रिज्म है जिनको इस प्रकार व्यवस्थित कर रहे हैं कि उनके आधार एक दूसरे पर जुड़े हुए हो। इस प्रकार की जो आकृति है स्टूडेंट उसे अपन फ्रेनेल का द्विप्रिज्म कह सकते हैं। फ्रेनेल के इस द्विप्रिज्म में अपवर्तन कोण का जो मान है वो लगभग आधा डिग्री होता है। अल्फा से इसे व्यक्त कर दे अपन, और अल्फा का जो मान है स्टूडेंट वो कितना होगा, लगभग आधा डिग्री अल्फा का यहां पर मान होगा। अपवर्तन कोण का मान बहुत कम होता है, लघु मान है इनके लिए। यहां पर इस फ्रेनेल के द्विप्रिज्म की सहायता से अपने को दो कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने हैं और उनके द्वारा व्यतिकरण की घटना को प्राप्त करना है। इसके लिए क्या करें स्टूडेंट, अपन इस फ्रेनेल द्विप्रिज्म के सामने एक सोडियम लैंप लेते हैं। उस सोडियम लैंप की सहायता से एक प्रकाश स्रोत या एक द्विस्लिट है एस जिसको आलोकित किया जाता है या प्रकाशित करते हैं, उससे उत्सर्जित जो प्रकाश है इसके सामने समांतर एक स्लिट है। इस स्लिट को सोडियम लैंप की सहायता से प्रकाशित किया जाता है। इससे निर्गत जो प्रकाश है वो स्टूडेंट कहां पहुंचेगा, वो पहुंचेगा इस द्विप्रिज्म के ऊपर। ये प्रकाश इस पर द्विप्रिज्म के ऊपर आपतित होता है। तो आपतित प्रकाश गोलाकार तरंगाग्र के रूप में इस द्विप्रिज्म पर आपतित होता है। उस तरंगाग्र का आधा भाग स्रोत एस से जो प्रकाश द्विप्रिज्म पर आपतित हो रहा है उसका आधा भाग इस प्रिज्म के AB पृष्ठ द्वारा और उसका शेष भाग है वो BC पृष्ठ द्वारा अपवर्तित होता है। तो यहां से अपवर्तित प्रकाश की अपन बात करें तो इससे अपवर्तित प्रकाश है ये अपवर्तित किरण इस दिशा में जा रही है जिसको पीछे की ओर बढ़ाया जाए, और ये अपवर्तित किरण इस दिशा में जा रही है। मतलब यहां पर पृष्ठ AB पर ये दो प्रकाश किरणें आपतित हो रही हैं। इन दोनों प्रकाश किरणों के अपवर्तन की बाद की भी क्रिया देखें तो ये दोनों प्रकाश किरणें इन दिशाओं में जा रही हैं। यदि अपन इन दोनों प्रकाश किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो पीछे की ओर बढ़ाने पर इस स्रोत S के समीपी अपने को S1 एक बिंदु प्राप्त होता है जहां से ये दोनों प्रकाश किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं। अब यहां पर बात करें पृष्ठ BC की, इस पृष्ठ BC पर भी ये दो प्रकाश किरणें आपतित हो रही हैं। यहां पर एक प्रकाश किरण इससे अपवर्तित होकर इस दिशा में जाती है और दूसरी प्रकाश किरण अपवर्तित होकर इसके समांतर हो जाती है।
यहां पर इन दोनों प्रकाश किरणों की भी यदि अपन बात करें तो इन दोनों प्रकाश किरणों को यदि पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो इस स्रोत S के नीचे की ओर, इस स्रोत S के नीचे की ओर स्टूडेंट ये प्रकाश किरण थोड़ी सी ऊपर चलेगी। दोबारा इसको ड्रॉ करें। ये अपवर्तित किरण इस दिशा में जा रही है, इनको पीछे की ओर बढ़ाने पर ये एक बिंदु S2 से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहां पर इन आपतित प्रकाश किरणों के आपतित जो गोलाकार तरंगाग्र बेलनाकार तरंगाग्र उस बेलनाकार तरंगाग्र के कारण यहां पर अपने को दो आभासी स्रोत S1 और S2 की प्राप्ति होती है। ये दोनों स्रोत जो है वो कला संबद्ध स्रोत होते हैं। इन कला संबद्ध स्रोतों से यहां पर प्रिज्म के सामने पर्दा व्यवस्थित है। इस पर्दे का ये अति व्यापन क्षेत्र है। इस क्षेत्र को क्या कहेंगे स्टूडेंट? अति व्यापन क्षेत्र। अति व्यापन क्षेत्र का मतलब है कि स्रोत S1 और S2 से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं वो प्रकाश किरणें इस क्षेत्र में एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रही है। उसके अध्यारोपण की क्रिया के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में व्यतिकरण फ्रिंजों की प्राप्ति होती है। यहाँ पर व्यतिकरण फ्रिंजों में दीप्त और अदीप्त दोनों फ्रिंजों की प्राप्ति होती है। तो इस अति व्यापन क्षेत्र में स्रोत S1 और S2 से आने वाली प्रकाश किरणों के अध्यारोपण से व्यतिकरण की घटना की प्राप्ति होती है। इस कारण यहाँ पर इसे अति व्यापन क्षेत्र कह रहे हैं। मतलब यहाँ पर इस द्विप्रिज्म के पीछे की ओर का ये भाग है जहाँ पर व्यतिकरण फ्रिंजों की प्राप्ति होती है। केवल इसी क्षेत्र में व्यतिकरण फ्रिंजों की प्राप्ति हो सकती है, बाकी शेष क्षेत्र में अपने को अध्यारोपण की क्रिया प्राप्त नहीं होगी। यहाँ पर स्रोत S1 और S2 जो आभासी स्रोत प्राप्त किए अपन ने, इन दोनों स्रोतों के बीच की दूरी यहाँ पर मान ले d है। स्रोत S से द्विप्रिज्म की जो दूरी है वो स्मॉल a मान ले, पर द्विप्रिज्म से पर्दे की जो दूरी है वो स्मॉल b मान ले, और यहाँ पर स्रोत से पर्दे की जो दूरी है वो कैपिटल D मानी जा सकती है। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पर फ्रेनेल द्विप्रिज्म नाम से स्पष्ट हो रहा है कि दो प्रिज्म है, या सीधी सी भाषा में कहे कि कांच की एक प्लेट को इस प्रकार घिसा जाता है कि वह एक प्रिज्म का आकार ग्रहण कर ले, तो उस व्यवस्था को या प्राप्त होने वाला जो उपकरण है उसी को अपन द्विप्रिज्म कह सकते हैं, जिसे अपन फ्रेनेल का द्विप्रिज्म कह रहे हैं। वैज्ञानिक फ्रेनेल ने इसके बारे में व्याख्या की थी। उन्होंने इसी उपकरण के द्वारा व्यतिकरण की घटना का सत्यापन किया था, तो इस कारण से फ्रेनेल का द्विप्रिज्म कह रहे हैं। फ्रेनेल के द्विप्रिज्म की सहायता से अपन आपतित स्रोत से आपतित होने वाले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर उपकरण था अपना फ्रेनेल का द्विप्रिज्म। स्टूडेंट आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। यहाँ पर इस उपकरण की जो प्रायोगिक व्यवस्था है वो ये है, उपकरण की संरचना सीधी सी भाषा में है कि यहाँ पर दो प्रिज्मों को इस प्रकार एक दूसरे के आधार पर जोड़ा जाता है कि वह एक नवीन प्रिज्म का आकार ग्रहण कर ले, और इस उपकरण का जो उपयोग है, फ्रेनेल के द्विप्रिज्म का जो उपयोग है, उसका उपयोग इसमें अपवर्तन की क्रिया द्वारा दो कला संबद्ध स्रोत प्राप्त किए जाते हैं, जिनके द्वारा व्यतिकरण की घटना को प्राप्त किया जा सकता है। ये इसका उपयोग रहेगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर फ्रेनेल द्विप्रिज्म द्वारा व्यतिकरण की घटना का जो सत्यापन है वो इस प्रयोग के आधार पर, एक तरह से प्रयोग ये इस फ्रेनेल के द्विप्रिज्म की सहायता से, जिसमें यहाँ पर इस क्षेत्र में अपने को क्या प्राप्त हो रहा है, इस क्षेत्र में अपने को व्यतिकरण फ्रिंजों की प्राप्ति होगी। अब यहाँ पर इस फ्रेनेल के द्विप्रिज्म की सहायता से अपन आपतित होने वाले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कैसे ज्ञात करें, तो यहाँ पर स्टूडेंट टॉपिक है अपना क्या, फ्रेनेल के द्विप्रिज्म की सहायता से प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना। टॉपिक अपना फ्रेनेल द्विप्रिज्म। यहां पर फ्रेनेल द्विप्रिज्म के दो अवस्थाओं में यहां पर उपयोग कर रहे हैं। एक फ्रेनेल द्विप्रिज्म की सहायता से
प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कर रहे हैं, दूसरा फ्रेनेल द्विप्रिज्म की सहायता से पारदर्शी पन्नी की मोटाई ज्ञात की जा सकती है। इन दो टॉपिक्स का अध्ययन यहाँ पर अपन करने वाले हैं आज की क्लास में। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट एक बार फिर से टॉपिक क्या है अपना, फ्रेनेल के द्विप्रिज्म की सहायता से प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी है अपने को। तो यहाँ पर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने के लिए अपन किसका उपयोग करें, फ्रेनेल के द्विप्रिज्म का उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस डायग्राम को मैं फिर से ड्रॉ करूं, अपने पास है फ्रेनेल का द्विप्रिज्म ABC, फ्रेनेल का द्विप्रिज्म यहाँ पर दर्शाया गया है, जिसमें अल्फा इसका अपवर्तन कोण है। अल्फा का जो मान है वो स्टूडेंट कितना होगा, अल्फा का मान लगभग आधा डिग्री 30 मिनट अल्फा का मान होगा। यहां पर इसके सामने वही अपने पास प्रकाश स्रोत S व्यवस्थित है। इस प्रकाश स्रोत S से एक प्रकाश किरण इस प्रिज्म पर आपतित हो रही है और इस प्रिज्म पर आपतित होने के पश्चात ये इससे अपवर्तित होकर थोड़ा नीचे की ओर जाएगी। दो प्रकाश किरणें ले लें यहाँ पर, ये दो प्रकाश किरणें हैं जो स्रोत S से इस द्विप्रिज्म के पृष्ठ AB पर आपतित हो रही है। इन दोनों प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात यदि पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो अपवर्तन के पश्चात पीछे की ओर बढ़ाने पर बिंदु S1 की प्राप्ति होती है, जो एक आभासी स्रोत के रूप में अपने पास होगा यहाँ पर स्टूडेंट। इस प्रकाश किरण का वास्तविक उत्पत्ति यह है। तो यहाँ पर प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणों में जो विचलन कोण प्राप्त हो रहा है वो मान लो स्टूडेंट यहाँ पर डेल्टा है अपने पास। कितना है कोण, इस प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन के लिए विचलन कोण का जो मान है वो डेल्टा है। और यहाँ पर ये कोण अपन ने थीटा के रूप में मान लिया। स्रोत S और S1 के बीच की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, D/2। अपन ने S1 और S2 की दूरी मानी है यहाँ पर कितनी, D। तो S से S1 के बीच की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, D/2 हो जाएगी। और यहाँ पर स्रोत S से इस प्रिज्म की जो दूरी है वो यहाँ पर कितनी स्टूडेंट अपने पास है, A यहाँ पर अपन ने मानी है। तो यहाँ पर फ्रेनेल का जो द्विप्रिज्म वो एक पतला प्रिज्म है और पतले प्रिज्म के लिए यदि अपन विचलन कोण की बात करें तो प्रिज्म द्वारा अपवर्तन की क्रिया, प्रकाश के अपवर्तन की जो क्रिया अपन ने पढ़ी है उसमें अपन ने न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात किया है। तो यहाँ पर पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण डेल्टा बराबर अल्फा म्यू माइनस 1। अल्फा यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, अल्फा है यहाँ पर इस प्रिज्म का अपवर्तन कोण। जैसे वहां पर ऑप्टिक्स में अपन ने प्रिज्म लिया था उसमें अपन ने अपवर्तन कोण को कैपिटल A से व्यक्त किया है। यहाँ पर अपन फ्रेनेल के द्विप्रिज्म में अल्फा से व्यक्त कर रहे हैं अपवर्तन कोण को। तो डेल्टा बराबर होता है अल्फा म्यू माइनस 1। म्यू यहाँ पर इस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। सही है स्टूडेंट। अब यहाँ पर इस डायग्राम की अपन बात करें तो डायग्राम से फ्रॉम डायग्राम यदि यहां पर देखें अपन त्रिभुज S अपने पास है त्रिभुज S B S1, त्रिभुज S B S1 के रूप में एक अपने पास समकोण त्रिभुज मिल रहा है। समकोण त्रिभुज से यदि अपन tan डेल्टा का मान ज्ञात करें स्टूडेंट तो tan बराबर होता है लंब बटे हुए आधार। तो लंब क्या है इसमें D/2, आधार क्या है स्टूडेंट इसमें स्मॉल a। तो D/2 बराबर अपने को क्या मिला स्टूडेंट, a tan डेल्टा। यहाँ डेल्टा क्या है, अल्प कोण है। पतले प्रिज्म के लिए डेल्टा का मान या विचलन कोण का जो मान है वो बहुत कम होता है। यहाँ डेल्टा अल्प कोण है, इसलिए स्टूडेंट अपन tan डेल्टा के स्थान पर लगभग अपन डेल्टा लिख सकते हैं यहाँ पर।
तो यहां पर अपने को d बटे में 2 बराबर क्या मिल गया a डेल्टा, या फिर d बराबर क्या मिल गया 2a डेल्टा, या फिर d बराबर अपने को क्या मिल गया स्टूडेंट यहां से डेल्टा का मान अपने पास ये है तो 2a अल्फा म्यू माइनस 1, d का मान स्टूडेंट अपने को ये मिल रहा है यहां पर। अब यहाँ पर फ्रेनेल के द्विप्रिज्म से अपने को व्यतिकरण की घटना प्राप्त हो रही है। व्यतिकरण की घटना में दीप्त और अदीप्त जो फ्रिंजें प्राप्त हो रही है, इस अतिव्यापन क्षेत्र में अपने को दीप्त और अदीप्त दोनों फ्रिंजों की प्राप्ति हो रही है। व्यतिकरण की घटना में इन फ्रिंजों की चौड़ाई होती है वो एक समान होती है। तो यहाँ पर व्यतिकरण में व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई की अपन बात करें तो अपन ने पीछे के टॉपिक में ज्ञात किया है थॉमस यंग के प्रयोग के साथ में। व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई बीटा बराबर क्या लिखा जा सकता है स्टूडेंट डी लैम्डा अपॉन डी लिखा जा सकता है। तो यहां पर अपने को ज्ञात क्या करना है लैम्डा का मान ज्ञात करना है। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट बीटा डी बटे में डी। अब यहां पर जो कैपिटल डी है ये कैपिटल डी क्या है स्रोत से पर्दे के बीच की दूरी है। तो यहां पर स्रोत एवं पर्दे के बीच की जो दूरी है यहां कैपिटल डी ए प्लस बी के बराबर है। इस डायग्राम में देखो स्टूडेंट यहां पर स्रोत से प्रिज्म के बीच की दूरी अपन स्मॉल ए मानी है और प्रिज्म से पर्दे के बीच की दूरी अपन स्मॉल बी मानी है। तो इस स्रोत एस से इस पर्दे की जो दूरी है वो a प्लस बी के योग के बराबर लिखी जा सकती है। तो यहां पर स्मॉल डी और कैपिटल डी का मान अपन इस समीकरण में पुट करें तो लैम्डा बराबर अपने को क्या मिल रहा है यहां पर लैम्डा बीटा स्मॉल डी के स्थान पर स्टूडेंट क्या है स्मॉल डी के स्थान पर यहां पर ज्ञात किया अपन ने 2a अल्फा म्यू माइनस 1 बटे में कैपिटल डी के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है a प्लस बी। तो यहां पर स्टूडेंट फ्रेनेल के द्विप्रिज्म की सहायता से अपने को प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी थी। तरंगाग्र इस पर स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अपने को प्राप्त करनी थी। तो उस तरंग दैर्घ्य का जो मान है वो इस समीकरण की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है और इस समीकरण से ये स्पष्ट हो रहा है कि तरंग दैर्घ्य का जो मान है वो यहाँ पर निर्भर कर रहा है स्रोत से द्विप्रिज्म की दूरी या द्विप्रिज्म से पर्दे के बीच की दूरी और इसके साथ ही व्यतिकरण प्रतिरूप में प्राप्त होने वाले फ्रिंजों की चौड़ाई पर। यहाँ पर व्यतिकरण में फ्रिंज चाहे दीप्त फ्रिंज हो चाहे अदीप्त फ्रिंज हो चौड़ाई एक समान होती है। तो उस अवस्था में यहाँ पर तरंग दैर्घ्य का मान दीप्त और अदीप्त पर के लिए परिवर्तित नहीं होगा। तो यहाँ पर फ्रेनेल के द्विप्रिज्म की सहायता से एक चीज अपन यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं क्या उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। अब यहाँ पर इसी की सहायता से एक मान और ज्ञात कर सकते हैं। एक मान और क्या ज्ञात करें कि यदि स्रोत S1 और S2 से उत्सर्जित होने वाला प्रकाश जो पर्दे के ऊपर केंद्रीय दीप्त बिंदु पर दीप्त फ्रिंज बनाता है वहां पर यदि उसके फ्रिंज विस्थापन की अपन बात करें तो उस फ्रिंज विस्थापन में उसका जो फ्रिंज विस्थापन है वो किस अवस्था में प्राप्त होगा जब स्रोत S1 और S2 से निकलने वाले प्रकाश के मार्ग में कोई पारदर्शी पन्नी रखी जाएगी। तो उस पारदर्शी पन्नी की मोटाई ज्ञात करने के लिए यहाँ पर फ्रेनेल के द्विप्रिज्म का उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर इस प्रिज्म का एक उपयोग अपन ने देखा। वैसे देखा जाए तो फ्रेनेल के द्विप्रिज्म का उपयोग क्या है फ्रेनेल के द्विप्रिज्म की सहायता से दो कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करके उनकी सहायता से व्यतिकरण की घटना को प्राप्त करना, ये इसका उपयोग है। अब उसी टॉपिक का उपयोग करते हुए उसी घटना के द्वारा अपन एक तो उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का मान ज्ञात कर सकते हैं और एक पारदर्शी पन्नी की पतली कोई पारदर्शी पन्नी यदि उनके मार्ग में रखी हुई है तो उसकी मोटाई ज्ञात की जा सकती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट अगले टॉपिक की ओर बढ़े अपन। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप साथ साथ बाद में उतार लेना इसे स्क्रीनशॉट फोटो जैसे भी हो आप इसको साथ साथ नोट करते हुए। अब देखिए इस प्रिज्म का दूसरा उपयोग। डायग्राम को मैं ऐसे कैसे छोड़ रहा हूं, ये अपना फ्रेनेल का द्विप्रिज्म जो व्यतिकरण की घटना को समझा रहा है। अब यहां पर इस टॉपिक के अंतर्गत अपन देखें तो अगला टॉपिक अपना क्या है
द्विप्रिज्म की सहायता से पतली पारदर्शी पन्नी की मोटाई ज्ञात करना। पतली पारदर्शी पन्नी की मोटाई ज्ञात करना। टॉपिक क्या है, फिर से देखो एक बार। द्विप्रिज्म की सहायता से पतली पारदर्शी पन्नी की मोटाई ज्ञात करना, ये इस द्विप्रिज्म का एक उपयोग है। तो यहाँ पर पतली पारदर्शी फिल्म या पन्नी की मोटाई ज्ञात करनी है, तो उसके लिए यहाँ पर वही चीज देखे अपन, अपने पास है स्रोत S1 और S2 है। द्विप्रिज्म की सहायता से अपन ने दो कला संबद्ध स्रोत अपन ने प्राप्त किए, जिनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल d है। इन दोनों स्रोतों से कैपिटल D दूरी पर क्या है, एक पर्दा व्यवस्थित है। इस पर्दे का लंबवर्धक बिंदु P नोड, जहां पर केंद्रीय दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि इस बिंदु पर स्रोत S1 और S2 से आने वाली प्रकाश तरंगे हैं, उनके मध्य पथांतर या जो कलांतर है वो शून्य होता है। इस कारण इस बिंदु पर सदैव क्या प्राप्त होगा, पर्दे के लंबवर्धक बिंदु पर सदैव दीप्त फ्रिंज की प्राप्ति होती है, चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है। उसका कारण क्योंकि दोनों स्रोतों से यहाँ पर पहुंचने वाली तरंगों का जो कलांतर है या जो पथांतर है वो क्या होता है, शून्य होता है। इस कारण यहाँ पर सदैव चमकीली फ्रिंज की प्राप्ति होगी। अब यहाँ पर यदि स्रोत S1 से आने वाली प्रकाश तरंग के मार्ग में यदि कोई एक पारदर्शी पन्नी रख दी जाए, मान लो यहाँ पर एक T मोटाई और म्यू अपवर्तनांक की कोई पारदर्शी पन्नी ले ली गई, तो उस अवस्था में स्रोत S1 और S2 से उत्सर्जित प्रकाश द्वारा जो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की प्राप्ति हो रही है, वो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज यहाँ से विस्थापित होकर बिंदु P पर पहुंच जाती है और केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से इसका विस्थापन मान लो यहाँ पर x है अपने पास, समझ गए। तो यहाँ पर S1 और S2 से अपन ले रहे हैं कि S1 से उत्सर्जित प्रकाश जो पर्दे पर आपतित हो रहा है, उस प्रकाश के मार्ग में यहाँ पर एक पारदर्शी पन्नी रख दी गई, जिसकी मोटाई क्या है, स्मॉल t है। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पर पारदर्शी पन्नी के कारण पर्दे पर पहुंचने वाले तरंगों के मध्य जो पथांतर है वो उत्पन्न होगा। क्योंकि इस अवस्था में देखा जाए तो यहाँ पर पथांतर क्या था, 0 था। पथांतर यहाँ पर शून्य था, क्योंकि केंद्रीय बिंदु पर सदैव चमकीली फ्रिंज की प्राप्ति होती है, वहां पर पथांतर सदैव शून्य होता है। लेकिन जब S1 से निकलने वाली प्रकाश तरंगों के मार्ग में कोई पारदर्शी पन्नी रख दी गई, तो उस अवस्था में पथांतर परिवर्तित हो गया, शून्य नहीं रहा। तो यहाँ पर पारदर्शी पन्नी के कारण पथांतर, पारदर्शी पन्नी के कारण पथांतर, पारदर्शी पन्नी के कारण पथांतर अपने को मिल रहा है स्टूडेंट म्यू टी माइनस टी, या फिर इसे लिखा जा सकता है टी कॉमन ले लो, म्यू माइनस 1। यहाँ पर उस पारदर्शी पन्नी के कारण उत्पन्न होने वाला जो पथांतर है वो स्टूडेंट ये रहेगा। तो यहाँ पर म्यू टी किसी माध्यम में, टी दूरी यहाँ पर किसी माध्यम में म्यू टी द्वारा तय की गई प्रकाशिक दूरी के बराबर होती है। यहाँ पर इस कारण पथांतर म्यू टी माइनस टी या फिर टी कॉमन ले लो म्यू माइनस 1 यहाँ पर लिखा जा सकता है। क्लियर है? यहाँ पर स्रोत S1 और S2 के लिए S1 एवं S2 के लिए फ्रिंज विस्थापन x पर यदि अपन पथांतर ज्ञात करें, जो अपन ने थॉमस यंग के प्रयोग के द्वारा ज्ञात किया था, तो वहां पर पथांतर S2p माइनस S1p बराबर क्या लिखा था, बराबर यहाँ पर x d अपन ने लिखा था। पथांतर का जो मान है वो x d अपन ने ज्ञात किया था।
तो यहाँ पर ये भी पथांतर है, ये भी यहाँ पर तरंगों के लिए पथांतर है, तो उस अवस्था में क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, t म्यू माइनस 1 बराबर x d/d। तो यहाँ से स्टूडेंट अपने को इस पारदर्शी पन्नी की मोटाई t बराबर क्या मिल जाएगी, x d/d म्यू माइनस 1। इस समीकरण की सहायता से इस पारदर्शी पन्नी की मोटाई ज्ञात की जा सकती है। अब यहाँ पर पारदर्शी पन्नी की मोटाई अपन ज्ञात कर रहे हैं सीधी सी भाषा में कि अपन बिंदु P पर अपने को कौन सी फ्रिंज प्राप्त हो रही है, दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रही है, अदीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रही है, उसका आकलन नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पर यदि बिंदु P पर दीप्त फ्रिंज की प्राप्ति होती है तो उस अवस्था में पथांतर, यदि बिंदु P पर दीप्त फ्रिंज होती है तो पथांतर क्या होगा स्टूडेंट, n लैम्बडा होगा। उस अवस्था में पथांतर का जो मान है n लैम्बडा है, तो उस अवस्था में t म्यू माइनस 1 बराबर n लैम्बडा। तो यहां से इस पारदर्शी पन्नी की मोटाई क्या मिल जाएगी स्टूडेंट अपने को, n लैम्बडा बटे म्यू माइनस 1। तो इस पारदर्शी पन्नी की जो मोटाई है वो इस समीकरण से भी ज्ञात की जा सकती है। अब यहां पर यदि बिंदु P पर अदीप्त फ्रिंज होती है तो पथांतर कितना होगा, लैम्बडा बटे 2 का विषम गुणज होगा। तो पथांतर 2n माइनस 1, नीचे लिख रहा हूं स्टूडेंट में, पथांतर यहां पर कितना है 2n माइनस 1 लैम्बडा बाई 2। तो उस अवस्था में पन्नी की मोटाई क्या लिखी जा सकती है, पन्नी की मोटाई t म्यू माइनस 1। इस समीकरण की तुलना करें अपन इस समीकरण से तो क्या मिल रहा है, 2n माइनस 1 लैम्बडा बाई 2। तो यहां से पन्नी की मोटाई t बराबर क्या मिल गई, पन्नी की मोटाई मिल गई अपने को t 2n माइनस 1 लैम्बडा बटे 2 म्यू माइनस 1। तो यहाँ पर इस पारदर्शी पन्नी की जो मोटाई है वो इस समीकरण से भी ज्ञात की जा सकती है। तो यहाँ पर फ्रेनेल का द्विप्रिज्म, आज की क्लास में अपन ने पढ़ा है फ्रेनेल द्विप्रिज्म। फ्रेनेल द्विप्रिज्म का उपयोग, जिसके दो उपयोग यहाँ पर अपन ने दर्शाए। एक उपयोग अपन ने पढ़ा है कि द्विप्रिज्म की सहायता से अपन प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कर सकते हैं, और दूसरा यदि उत्सर्जित प्रकाश के मार्ग में कोई पारदर्शी पन्नी रख दी जाए तो उस पारदर्शी पन्नी की मोटाई भी इसकी सहायता से ज्ञात की जा सकती है। तो आज की क्लास का टॉपिक था अपना फ्रेनेल द्विप्रिज्म। आशा करता हूं स्टूडेंट आपको समझ में आएगा। स्टूडेंट यदि आपको किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसका जिक्र करें। अगली क्लास में आपको उस कमेंट बॉक्स में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको जरूर दिया जाएगा। तो आज की क्लास का टॉपिक यहीं पर पूरा करता हूं, और अभी तक यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक आपको लाभ मिल सके। थैंक यू।